हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with a speed of 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 second after the splitting. The other part t second after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. The acceleration due to gravity g equals 10 meter per second square. The value of t is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as projectile motion. तो projectile motion का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे. एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी. लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, जिस वजह से u sin थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी और इसका जो पाथ है हमारे पास ये पैराबोलिक बनेगा. इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रीच करेगा, जिसको हम मैक्सिमम हाइट का नाम देते हैं, और जो यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उसको रेंज से इंडिकेट करेंगे. दैट विल बी गिवन एज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g के बराबर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड विद द स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड. यानी हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया. अब जैसे ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यानी इसका जो पाथ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा पैराबोलिक. जैसे ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है पार्टिकल, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है. एक तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और 0.5 सेकेंड के बाद ग्राउंड तक पहुंच जाता है. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O. अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास इसका जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा. क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये स्प्लिट हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके u sin थीटा, यानी मैं अगर ui की बात करूं, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 0 के बराबर हो जाएगी और इसके पास केवल एक ही वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा के बराबर. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास जब ये स्प्लिट करेगा तो एक तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सीधे 0.5 सेकंड के बाद एक पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे रीच करेगा और एक के पास यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी, दैट विल बी u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और जैसे ही यहाँ पे ये इस तरीके से मूव करेगा, जैसे u cos थीटा से ये थोड़ा सा आगे की डायरेक्शन में पूछेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगा और इसका जो पाथ बनेगा ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा पैराबोलिक बनेगा. लेकिन ये हमारे पास ये पैराबोलिक पाथ पूरा ना बन के हाफ बनेगा. नाउ हमें यहाँ पे इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है कि जैसे हम किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ होता है किसी भी हाइट से वो इस तरीके से हाफ हमारे पास पैराबोला बनता है. तो वही केस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो फर्स्ट पार्ट है ये जो टाइम लेता है वो 0.5 सेकेंड के बराबर लेता है. तो जो सेकेंड हमारे पास टाइम होगा वो कितने टाइम के बाद वो यहाँ पे ग्राउंड पे रीच करेगा. तो हम इसको सिंपली इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो हाइट थी दैट वाज हम मान लेते हैं h के बराबर, और सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो भले ही इसका जो पाथ है इसने इस तरीके से पैराबोलिक पाथ को यहाँ पे कवर किया है, लेकिन इसने जो यहाँ पे वर्टिकल हाइट कवर किया या वर्टिकल इसने पाथ कवर किया है, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे इसकी हाइट के बराबर है एंड इसकी जो हाइट है वो हमारे पास h के बराबर है. तो चाहे हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें चाहे सेकंड पार्ट की बात करें, दोनों ही पार्ट ने यहाँ पे जो वर्टिकल पाथ या वर्टिकल लेंथ को कवर किया है वो सेम लेंथ को कवर किया है और दोनों पे एक्सेलरेशन भी सेम है. इसलिए हम यहाँ पे चाहे ये मान के चले कि हमारे पास जो पार्टिकल है इसने वर्टिकली यहाँ पे सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, चाहे इसने यहाँ पे इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए अपनी लेंथ को कवर किया है, तो इस दोनों ही केस में हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम और ये आएगा 0.5 सेकेंड के बराबर. हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसने तो पैराबोलिक पाथ कवर किया होगा तो इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ को कवर किया है, इसने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ साथ हम ये कह सकते हैं वर्टिकल के साथ साथ जो दूसरा पार्ट स्प्लिट हुआ है इसने
यहाँ पे वर्टिकल लेंथ को भी कवर किया, इसलिए इसका जो पाथ है ये कर्व बन रहा है, लेकिन इसने केवल यहाँ पे वर्टिकल पाथ को ही कवर किया, इसलिए इसमें इसका जो पाथ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे हम वर्टिकल यहाँ पे पोजीशन को देखते हैं, चाहे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन को देखते हैं, इस केस में हमारे पास जो टाइम की वैल्यू होगी दोनों के लिए वो सेम होगी। तो अगर हम केवल यहाँ पे ये देखें कि इसने टोटल कितनी वर्टिकल लेंथ को कवर किया है, तो वो सेम ही आएगी जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल ने यहाँ पे कवर किया। सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ टाइम विल बी 0.5 सेकेंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।